कौन सर बोल रहे हैं? एक मिनट। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट। वो कर्पूरी ठाकुर विचार मंच यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर मिशन कर्पूरी फार्मूला, मिशन कर्पूरी फार्मूला के तहत हम अपने समाज को, कमजोर तबके के जो वंचित लोग हैं, कमजोर है, उनके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में 1952 जो प्रथम बार बिहार में चुनाव हुआ था, उस पीरियड में दरभंगा जिला था, आजकल समस्तीपुर जिला के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे जी। और जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब उस पीरियड में अपने विधानसभा में जीते, तो वहां के लोगों के लिए पढ़ने लिखने की सुविधा के लिए बहुत कोऑपरेशन किए। फिर भी जब 1971 में 70 में सरकार बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की, उसमें मुख्यमंत्री चुनकर आए। उस पीरियड में एक मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल के नाम से एक विधायक थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, वो विधायक भी रहे। उनके रीजन में उन्होंने एक कमीशन को गठित करा दिया गया कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से। उस पीरियड में जब मुख्यमंत्री रहे तो एक घटना घटी। वो क्या घटना था वो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जी जी। वो घटना था, मुख्यमंत्री जिनके लड़के मुख्यमंत्री है वो, और उनके पिताजी बाल दाढ़ी काम काटने बनाने का काम करते थे, काटने का काम करते थे, जजमानी करते थे। यानी गांव में जो समाज में हम लोगों को सेन सविता नाई के लोग जो काम करते हैं, उस पर उनके बाबूजी उस एक अच्छे जमींदार के पास टाइम पर सवेरे नहीं जाने के बाद शाम में वो आया। वो जैसे उम्रदराज लोग डंडा लेकर नहीं चलता, बूढ़ा लोग, वैसे डंडा लेकर, तो ये देखे कि मुझे डांटेंगे फटकारेंगे, ये घर में झोपड़ी में छुप गए कोना में जाकर। वो आदमी, वो जमींदार या असामाजिक तत्व, वो जमींदार ही, ये जो अपनी जमींदारी की वजह से वो आदमी घुस गया कर्पूरी ठाकुर के घर में, वो झोपड़ी था, उसमें जाकर डंडा से मारा। और वो सीएम थे। फिर शाम में जब मैसेज गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को, लोगों ने बताया कि आपके बाबूजी बाल दाढ़ी नहीं बनाने गए थे, तो आपके बाबूजी को पीटा है, लोग मारा है, पीटा है। तो कल होकर वहां का प्रोग्राम तय हो गया उस गांव में जाने का। फिर भी उस गांव में, क्योंकि एक सीएम को जो जहाँ प्रोग्राम होता है, तो पुलिस छावनी में बदल गई उस गांव में, चारों तरफ फोर्स काफी चला गया, प्रशासन अलर्ट हो गया। फिर भी सारे प्रशासन को कहा गया कि भाई आप लोग जहाँ है उधर रुकिए, मैं पैदल उनके दरवाजे पर जाऊंगा। उन्होंने पैदल गए उस जमींदार के पास। उन्होंने सीधे साधे लफ्ज में कहा कि मेरे बाबूजी का उम्र अधिक हो गया है, आंख से कम दिखाई देता है, तो बाल काटने में असमर्थ थे, मैं आया हूं, आप आइए, मैं बाल दाढ़ी बना देता हूं। अब जो सीएम खुद ऐसा कहा, लोगों ने सोचा था कि ये केस मुकदमा करेंगे, जेल भेजवा देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखा कि मैं तो सीएम हूँ, पावर में हूँ, इसको जेल भेजवा देंगे तो कल होकर मेरे समाज के लोग आए दिन यही काम करते हैं, पूरे गांव-गांव में उनकी माल जाल दूसरे के खेतों में जाता है, रास्ते दूसरे के खेतों में जाना पड़ता है, वो सब बंद कर देंगे और हमारे बहू बेटियों के साथ बहुत अन्यायपूर्ण वार्ता होगी, जिसके वजह से उन्होंने बर्दाश्त किया। बल्कि जब पटना फिर लौटे सीएम, तो उस पीरियड में उन्होंने एक केंद्र में, पीछे चलते हैं, एक केंद्र में वो एक कमीशन बनी थी काका कालेलकर का। वो कमीशन क्या था? उस कमीशन में था कि पूरे भारत में पिछड़े वर्ग का वो जाति का सूची पता लगाना था कि किस स्थिति में लोग हैं, उसको विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
सूची तैयार करना था। जी वो पीरियड में सूची तैयार भी हुआ, उसमें 2399 जाति की सूची भी बनी, बल्कि बहुत बड़ा लिस्ट हो गया। 2399 तो कम नहीं जाति का लिस्ट हो गया, क्योंकि एक जाति में हम लोग 2-3 को ग्रुप बनते हैं। उसी प्रकार और भी पिछड़े वर्ग में 2399 जातियां का लिस्ट बना, बल्कि उसमें लोगों ने कहा कि ये बड़ा लिस्ट हो गया है, एक साथ कोई फंड आएगा या विकास की बात होगी तो ये सबको नहीं मिल पाएगा, इसको वर्गीकरण कर दीजिए, यानी ग्रुप कर दीजिए अलग अलग। 837 जातियों को अलग कर दीजिए अति पिछड़ा के नाम पर, उन्होंने सुझाव दिया। फिर वो 22 महीने में काका कालेलकर रिपोर्ट जो है, उस पीरियड में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देखा एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ब्रिटिश हुकूमत से आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात पर जी उनका अलग सुरक्षित क्षेत्र बन गया, परमिशन मिल गया 330 के तहत। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में प्रतिनिधित्व शब्द होता है कि प्रतिनिधित्व बने, उसका भी शेयर आदमी जाए वहां अपनी बात रखने के लिए। वो उसमें तो टोटल 545 आज के डेट में है लोकसभा का क्षेत्र, जिसमें 119 शेड्यूल कास्ट के लिए फिक्स हो गया लोकसभा के सदस्य में जी। और फिर बिहार विधान ये अपने अपने राज्यों का जो है उस विधानसभा के क्षेत्रों में रिजर्वेशन के लिए टोटल आज के डेट में 4120 विधानसभा का टोटल क्षेत्र है, जिसमें 1082 सीटें सुरक्षित हो गया दलित के लिए, वो आर्टिकल 332 के तहत। जब ये सब के लिए उनको मिल गया, फिर नौकरी में आर्टिकल 15 के तहत उसको परिभाषित किया गया कि कैसे स्थिति रहेगा तो इनको मिलेगा, और आर्टिकल 16 खंड 4 के तहत वो नौकरी में रिजर्वेशन के लिए मिला, और खंड आर्टिकल 16(4) खंड 4 को के तहत प्रमोशन मिला जी। ये सब चीजें, और सेंटर में जो IAS IPS के जो नौकरी है उसमें जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, उस कमीशन में जो लोग बैठेगा तो वहां भी आर्टिकल 320 के तहत SC ST के लिए फिक्स हो गया जी। और एक आर्टिकल 323 के तहत आपके उत्तर प्रदेश राज्य हो, बिहार राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इस तरह के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC बोलता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में MPSC बोलता है, राजस्थान में R से शुरू होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह से वो उसमें भी इनके आर्टिकल 323 के तहत सुरक्षित हो गया। अब बताइए, बड़े ओहदे कलेक्टर बनते हैं उसमें उनके लिए हो गया, राज्य में BDO CO बनते हैं उसमें उनके लिए दलित के लिए फिक्स हो गया। ये सब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ब्रिटिश हुकूमत से ये बात मनवा लिए, बल्कि हम लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने आर्टिकल यानी संविधान के 340 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत हम लोगों के लिए संविधान में लिख दिए कि ये राष्ट्रपति को पावर निहित है, वो राष्ट्रपति चाहेंगे तो पिछड़े वर्ग को जातीय सूची बनवा कर, सर्वे करवा कर, सर्वेक्षण करवा करके, और तब ये सब चीज वो लागू करेंगे। कमीशन बनेगा तब, रिपोर्ट आएगा तब। वही पीरियड में वो काका कालेलकर कमीशन 53 में 52 में तो चुना हुआ था प्रथम, उसमें वो सरकार में प्रधानमंत्री थे, ये काम राष्ट्रपति को पावर था। वो उस वक्त में राष्ट्रपति वो राजेंद्र बाबू थे बिहार के,
वो उनको हाथ में चला जाता तो पार्लियामेंट में बहस होता, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में चला गया फाइल, तो ये 22 महीना में तो रिपोर्ट तैयार हुआ, 17 महीना 3 दिन तक अपने पास फाइल रखे रह गए। जब लोगों ने विरोध किया तो अलग एक प्रतिनिधि सम्मेलन 1959 में बुलवाए, राय विचार किए। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि एक तो दलित ले लिया है, अब आदिवासी ले लिया है, अब ये पिछड़ों को दे देंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। उस पीरियड में एक गृह विभाग से एक लेटर तैयार हुआ, वो लेटर था 19 अगस्त 1961 के माध्यम से तमाम भारत के हर राज्यों में गया, उत्तर प्रदेश में भी गया। तो उस वहां भी बाद में वो एक आयोग बनी 75 में, बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने छेदीलाल साथी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया। और वो आयोग आपके तैयार होता है, तो तैयार के बाद उन्होंने मैंने उसमें रिपोर्ट दिया कि डेवलप ओबीसी, यानी जो यादव, पटेल, ये बनिया, ये कुशवाहा, ये डेवलप है, उनके लिए 10%। और कमजोर तबका के, हम लोग कमजोर जो पेशेवर जातियां है, हम लोगों को जो छोटी छोटी जातियां, कुम्हार, लोहार, नाई, इस तरह के जो छोटी छोटी है ये पेशेवर, ये कमजोर वाला, इनके लिए 17%, 2.5% मुस्लिम पिछड़े वर्ग को इन्होंने रिपोर्ट दिया। बल्कि उत्तर प्रदेश में 77 में सरकार बनी राम नरेश यादव जी का, तो राम नरेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री बने, उसी पीरियड में कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में मुख्यमंत्री बने। इन्होंने 10 नवंबर 1978 को लागू कर दिया, वो बंटवारा करके, जो वो कमीशन कहा था उसी के पैटर्न पर। मगर उत्तर प्रदेश में यादव जी इसीलिए नहीं कर पाए, राम नरेश यादव साहब, क्योंकि ये बंटवारा के सवाल था, फिर वो कमजोर हो जाते। फिर उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आई, वो उनके बेटा अखिलेश जी की भी सरकार आई, दलित कहने वाली मायावती की भी सरकार आई। जब आपको मिल गया, आप दलित है, हमारे वोट के वजह से आपके उत्तर प्रदेश में, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा क्षेत्र है अभी, और वो उत्तरांचल बच गया तब भी, तो 403 में विधानसभा के 403 विधायक होते हैं, जिसमें 85 सीटें दलित के लिए सुरक्षित है, 85 में 2 आदिवासी और 83 दलित जी। तो जब 403 में 85 सीटें उसके लिए फिक्स है, आपके लिए फिक्स नहीं है, तो आपको तो मजबूरी होगा, आपको तो परेशानी होगा, आपकी आवाज तो कोई सुनेगा नहीं जी। और जब नहीं सुनेगा तो काम नहीं होगा। यही चीज कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में लागू कराए थे। नौकरी में रिजर्वेशन है, वो पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन है, पूरा यहाँ 37-38 जिले हैं, जिसमें 28 जिला में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण हो गया, बन चुका है, लड़के उसमें रहकर पढ़ते लिखते हैं। आपके यहाँ ये आवाज कौन उठाएगा भाई? ये कर्पूरी विचार मंच के हीरा ठाकुर चलाते हैं, उनके नाम पर एमएलसी भी बने, उनके 2-2 बार बने, फिर उपाध्यक्ष पिछड़ा आयोग के हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं ये सवाल उठाते सरकार से भी कि सरकार का फंड दे कि हर जिला में एक छात्रावास हो जाएगा, जो गरीब तबका का लड़का उसमें रखकर पढ़ेगा लिखेगा, उसको खाने पीने का सुविधा मिलता है। जी जी। और उसके अलावा भी अभी पंचायत वाला, जो आपके यहाँ पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, वहां होने जा रहा है। मेरे यहाँ 2006 से इसमें रिजर्वेशन की प्रक्रिया लागू है। अत्यंत पिछड़ा का प्रधान का सीट अलग रिजर्व होगा, वहां जो भी लड़ेगा, ये पिछड़ा लड़ेगा, वो कोई भी लड़ेगा। और वो ये डेवलप ओबीसी के लिए यादव, पटेल, बनिया, उन लोगों के लिए अलग है, दलित के लिए अलग है। तो जब इस तरह हो जाएगा तब ना आपके लोग जीत कर जाएंगे और अपने विकास की बात करेंगे। ये सब ही उसी का के रूप में अभी एक हाल फिलहाल एक 24 जनवरी 2020 को, ये 24 जनवरी 2020 को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर एक दिन पहले, यानी 23 जनवरी
20 को यहाँ पटना में जहाँ धरना स्थल लगती है वहां धरना दिया गया था कि तमाम विभाग में जो जगह खाली है अत्यंत पिछड़ा कर्पूरी फार्मूला के तहत आने वाली जातिया का, उसको वैकेंसी कराकर नौकरी में भरा जाए जी, पूरा किया जाए। और दूसरा कि जो लोग बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के उपलब्ध कराया जाए। तो वो नौकरी वाला न दे करके उन्होंने घोषणा किया कि जो दलित को हम लोग 10 लाख रुपया दे रहे थे विकास के लिए, छोटा छोटा कारोबार करने के लिए, उसको कहते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग। सूक्ष्म उद्योग माने छोटा, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, सैलूने खोल सकते हैं, कोई मिक्सर मशीनें बना सकते हैं, मैंने कोई ऐसा काम कर लीजिए जिसमें कम पूंजी में आप कमा देंगे। 5 लाख रुपया सरकार कहा कि मैं माफ कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा। 5 लाख रुपया जो रेस्ट बचेगा उसको 85 किस्तों में आप धीरे धीरे जमा करेंगे जी। ये काम अगर से आप लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में आप लोग आवाज उठाए, वहां की सरकार की बात ही रखे, आपको एक विधानसभा के एक ब्लॉक लेवल पर बैठिए ताकि विधायक को भी ये जानकारी हो, वो आवाज वहां तक ले जाए। वो उससे नहीं बनता है तो जिला कलेक्टर के सामने एक दिन आप लोग लॉकडाउन में जो दूरी बना करके बैठ सकते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं। इससे होगा कि कम से कम सरकार से जो सुविधा मिलेगा उसी से ना विकास कर पाएंगे। हम तमाम कमजोर तबके के लोग हम किससे चंदा लेंगे, किसको हम विकास कराएंगे? सरकार जो क्यों बनी है, सरकार तो उसकी दशा दिशा उसी के लिए बनी है ना। जो दबे कुचले कमजोर है उसको मुख्य धारा से, विकास के मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में कैसे जाए। तो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग भी, कोई जरूरी नहीं है कि वो फलाने अध्यक्ष है, वो फलाने नेता है, उसके माध्यम से चले। आप लोग जो काम अपना करते हैं वही काम करते हुए अपनी बात को रखिए। यही जननायक कर्पूरी ठाकुर का मिशन है। और उत्तर प्रदेश में हीरा ठाकुर साहब के नेतृत्व में लगभग नौजवान युवा लड़के उनके ये कर्पूरी विचार मंच से जुड़े हैं। मैं उनको भी आगाह करूंगा कि भाई सिर्फ झंडा ढोने वाला मत बनिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपनी गवर्नमेंट से लेकर के आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप कहीं न कहीं आगे बढ़े। इसके लिए संगठन है, न कि एक आदमी को लीडर बना दीजिएगा, वो 2 टर्म रहे एमएलसी। 2 टर्म 12 साल होता है। 12 साल में क्या किए, ये सवाल का जवाब देना चाहिए हीरा ठाकुर को कि आपने 12 साल रहे तो आपने क्या समाज के लिए किया। और आज दिखा वो चेयरमैन है पिछड़ा आयोग के, आप पिछड़ा आयोग के माध्यम से क्यों नहीं सरकार से दबाव दे करके, सरकार के से विश्वास में लेकर के हर जिला पर वो कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं। जी जी। सरकार का उप मुख्यमंत्री मौर्य जी तो बोले कि रोड का नाम दूंगा। भाई रोड का नाम क्यों दीजिएगा कर्पूरी ठाकुर, आप छात्रावास बना दीजिए। वो दबे कुचले कमजोर तबके के बच्चे उसमें रहकर पढ़े लेगा, क्योंकि उसके किराया नहीं मिलता है, गरीब है, वो बिजली पानी की सुविधा वहां मिलेगा, रहने शांति से रहने का मिलेगा। जैसे यहाँ 1 महीना पर उसको अनाज दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो रहकर पढ़ लिख लेगा, अच्छा आगे बढ़ सकता है। ये विकास का हुआ रास्ता, यही है कर्पूरी ठाकुर का मिशन। इसी आधार